हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सी टेट के लिए एक क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप सभी को 8 फरवरी से पहले क्या है यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यदि आप सभी ने ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया तो आपका सी टेट में 120 प्लस के 100% होने के चांसेस हैं, क्योंकि यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके 120 प्लस यहाँ से नंबर क्या है बिल्कुल बन जाएंगे। साथ के साथ में थ्योरी के साथ में आपको यहाँ पर देखिएगा सीडीपी के भी आपको जो हम यहाँ पर सीडीपी के कितने सीडीपी के हम आपको 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कराने वाले हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का सीधा डायरेक्ट आंसर होगा। इस फॉर्मेट में भी आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी का भी आपको यहाँ पर शिक्षण कराया जाएगा, मैथ का भी शिक्षण कराया जाएगा। आपको इस तरह से यहाँ पर कंटेंट कराया जाएगा जिससे कि आपके 120 प्लस यहाँ पर हो जाएं। तो आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी। और सीडीपी का जो हम टॉपिक यहाँ पर है हमारा पहला, वो है देखिएगा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ये यहाँ पर क्या है हमारा होने वाला है स्टार्ट। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। सी टेट आप सभी का क्या है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करा दिया जाएगा एक ही बार के सेट में। यानी कि आपने इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा हमारा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद संजीव। और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको चैनल के बायो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला हमारा जो यहाँ पर आता है वो आता है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए विकास क्या है हमारा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत क्या है चलती रहती है। देखिएगा विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले से भी क्या होता है विकास स्टार्ट हो जाता है, जो कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही आरंभ हो जाता है। और कब तक चलता है, तो यह विकास जो है मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जब तक कि किसी की भी मृत्यु नहीं हो जाती है उस समय तक उस व्यक्ति या उस जीव या जंतु का क्या होता है विकास होता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास क्या है, विकास लगातार चलता रहता है, सतत होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत जो है विकास होता रहता है। ये यहाँ पर क्या हो गया, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि विकास कैसा है। तो विकास कंटिन्यूस चलता रहता है, यानी कि लगातार होता रहता है, सतत होता है, या डिसकंटिन्यूस होता है, या असतत होता है। तो यहाँ पर विकास जो होता है हमारा कैसा होता है, लगातार चलने वाला होता है। ये हमारे यहाँ पर विकास की परिभाषा हो गई। देखिएगा परंतु कुछ कंडीशन में क्या होता है विकास, यानी कि परंतु सभी प्रकार के विकास क्या होते हैं मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलते हैं। सभी भी तरह के विकास की अगर हम बात करें तो सभी विकास क्या होते हैं जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए उस समय तक नहीं चलते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें देखिएगा शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास होता है वो वयस्क अवस्था शुरू होने के बाद में क्या हो जाता है, रुक जाता है। देखिएगा शारीरिक विकास में जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो क्या हो जाता है एक एज के बाद में 18 वर्ष, या कुछ कंडीशन में देखा जाए तो 25 वर्ष या 30 वर्ष के बाद में विकास जो होता है शारीरिक वो रुक जाता है। ठीक है, या कहा जाए कि वो पूर्ण हो जाता है। और जैसे देखिएगा आँख है या कान है, ये क्या है, ये शारीरिक अंग हैं। तो इनका विकास क्या होता है, इनका विकास भी एक निश्चित एज के बाद में रुक जाता है। ठीक है, परंतु कुछ विकास ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। जैसे हमारे सीखने की क्षमता होती है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, वो भी क्या है एक प्रकार का विकास है। हमारी बौद्धिक विकास होता रहता है। ठीक है, हमारी उम्र अगर लगातार बढ़ती रहती है, ये भी क्या है एक प्रकार का विकास है। तो ये इस तरह के क्या होते हैं विकास। तो विकास कुछ के जो है लगातार होते रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं विकास ऐसे होते हैं जो एक अवस्था के आने के बाद में रुक जाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। देखिएगा जैसे अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में क्या होता है बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। फिर क्या हो जाता है विकास उसका धीरे हो जाता है। फिर जब एडल्ट में आता है 18 वर्ष की उम्र के आसपास में, तो बच्चे के अंदर एकदम से इतनी तेज़ तीव्र परिवर्तन आते हैं, शरीर में बहुत तेज़ विकास होता है। तो विकास कैसा होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और अलग अलग आयु स्तरों में क्या होता है इसकी गति अलग अलग होती है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा देखिएगा मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। जो मानव विकास है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये 5 अवस्थाएं। देखिएगा पहली अवस्था आती है हमारी गर्भ अवस्था, जो कि कब से कब तक होती है, जन्म से पूर्व होती है।
ये कब होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है इसे कहते हैं गर्भावस्था। दूसरी हमारी अवस्था होती है शैशव अवस्था। देखिए जो शैशव अवस्था होती है ये जन्म से 6 वर्ष तक होती है। तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शैशव अवस्था कहते हैं। इसके बाद में आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है, इसे कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद में आती है देखिएगा किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है किशोरावस्था। वहीं अगर हम बात करते हैं वयस्क अवस्था की, तो ये 18 वर्ष से क्या होती है? मृत्यु तक चलती है, इसे कहते हैं हम वयस्क अवस्था। फ्रेंड्स, इसके नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर यूट्यूब पे इसका थ्योरी क्लास कराया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसका जो थ्योरी का जो नोट्स है ये हमारा, इस नोट्स को हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे आज क्लास होगी, कल को इसका आपको जो PDF टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दिन तो लगता ही है। आज शाम को जैसे क्लास मिली आपको, कल सुबह में आपको इसका जो PDF देखने को मिल जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, परंतु बाल विकास अवस्था बाल मनोविज्ञान में केवल किशोर अवस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, अगर जो कहा जाए कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो बाल विकास का अध्ययन करते हैं वो कब तक करते हैं? तो किशोरावस्था तक जो करते हैं हम, वो बाल विकास का अध्ययन करते हैं। इसमें वयस्क अवस्था को काउंट नहीं करते हैं बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। देखिएगा, मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। जो विकास होता है हमारा कैसा होता है? देखिए, मात्रात्मक, मात्रा का मतलब क्या होता है हमारा? क्वांटिटी। और देखिएगा गुणात्मक मतलब उसके अंदर जो क्या क्या चेंजिंग आते हैं वो। तो यानी कि ये कैसा होता है? ये ऐसा भावनात्मक भी होता है और कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है। यानी कि गुणात्मक होता है और कैसा होता है हमारा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। विकास कैसा होता है? तो विकास हमारा लचीला होता है। विकास कैसा होता है? तो विकास जो होता है वो लचीला विकास होता है। तो विकास कैसा होता है हमारा? विकास जो होता है ये विकास होता है लचीला होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं विकास में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला हमारा जो आता है वो आता है अधिगम, यानी कि लर्निंग। लर्निंग के बारे में देखते हैं अब यहाँ पर। देखिएगा, अगर लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? अभ्यास या अनुभूति, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार होता है हमारा, उस व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। देखिएगा, जैसे हमारे जो कोई भी स्थायी परिवर्तन आ रहा है हमारे शरीर में, हमारे अंदर जो भी स्थायी परिवर्तन आ रहा है उसे या तो सीखना कह सकते हैं हम, या उसे कह सकते हैं अधिगम कह सकते हैं। जैसे क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख लिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके जहन में आ गई, यानी कि उसके स्थायी परिवर्तन हो गया, वो उस कंडीशन में वो ढल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक सीखना होता है, इसी को कहते हैं हम अधिगम। तो ये क्या हमारा? एक प्रकार का अधिगम हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। देखिएगा, हम जीवन पर्यंत क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ये क्या है हमारा? अधिगम होता है। ये लगातार चलता रहता है, ये भी पूरे जीवन पर्यंत क्या होती है? चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। देखिएगा, जन्म के ये क्या हो जाती है? तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है ये। तो देखिएगा, अधिगम भी क्या है हमारा? जो अधिगम होता है ये भी जीवन पर्यंत चलता है, और विकास क्या है? विकास भी हमारा जीवन पर्यंत चलता है। ठीक, अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद में तुरंत ही क्या हो जाता है? सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे यदि हम उसकी तरफ कुछ चुटकी बजाएं तो जो बच्चा होता है वो चुटकी के आवाज़ की तरफ को क्या हो जाता है? सेंसेस करता है, अपनी आंखें घुमाता है उधर, और उस चीज़ को देखता है, वो सीखता है उसको। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, वो किसी बोतल को पकड़ेगा पानी की, जब बड़ा हो जाएगा कुछ, तो वो उसका अंदर ये सीखने में क्षमताएं आने लगती हैं कि ये क्या है? एक प्रकार की बोतल है, ये एक प्रकार का क्या है? कोई वस्तु है। ये व्यक्ति है, आवाज़ दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है, किसको बोल रहा है, इसके प्रति क्या होता है? वो सीखता रहता है। ये क्या है? सभी अधिगम के क्या होते हैं? ये भाग हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, शैशव अवस्था में विकास एवं अधिगम। देखिएगा, जो शैशव अवस्था होता है, ठीक है, शैशव अवस्था में विकास और अधिगम, इन दोनों में क्या संबंध आता है यहाँ से जानते हैं। देखिएगा, पहला है यहाँ पर, यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। जो हमारी शैशव अवस्था होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? शैशव अवस्था कहते हैं। और ये बाल मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान होते हैं, उनके द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है।
देखिएगा जो बच्चा होता है और वो 6 वर्ष तक का, जब 6 वर्ष तक का होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे शैशव अवस्था कहते हैं। और शैशव अवस्था जो होती है मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे की सीखने की सबसे ज़्यादा अच्छी वो मानी जाती है उम्र, ठीक है। इसे नींव की अवस्था भी कहा जाता है। इसे देखिए जैसे हम कोई मकान बनाते हैं और उसमें जब हम नीचे बाउंड्री भरते हैं उसको नींव कहते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई बच्चा शैशव अवस्था में होता है और जिसे उस स्तर में ढाला जाएगा उस स्तर में ढल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी नींव की अवस्था भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि जैसे दूसरों को देख देख के, दूसरों की नकल कर करके यहाँ पर क्या होते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर दूसरों के देख कर क्या करते हैं, ये देख कर द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि अनुकरण करके। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना। जैसे अगर कोई बड़ा एडल्ट है, वो बाल काट रहा है, शीशे के सामने खड़ा होकर सजरा संवर रहा है, तो जो छोटा बच्चा होगा वो भी ठीक उसी कंडीशन में उसको देखकर क्या करेगा, उसी की जैसी कॉपी करने की कोशिश करेगा। जैसे यदि अगर बच्चे को छोटे को फिल्म दिखाई जाए, कोई गुड़िया को वो पीटे, जैसे गुड़िया के ऊपर करेगा वो, वैसे ही वो बच्चा भी क्या करेगा, उसी गुड़िया के ऊपर करेगा। जैसे फिल्म में अगर दिखाया जाए कि वो कोई माँ है और अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर रही है, तो ठीक बच्चा भी क्या करेगा, अपनी गुड़िया के साथ में वही सेम कंडीशन यहाँ पर दिखाएगा कि वो भी लाड़ प्यार करेगा उस गुड़िया के साथ में। तो ये क्या है हमारा, ये बच्चे जो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अनुकरण करके दूसरों से सीखते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा कह रहा है भाषा के विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है। देखिए जब शैशव अवस्था में होता है बच्चा, उसे जैसी भाषा सिखाएंगे हम, वो वैसी भाषा सीखेगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये भाषा के लिए सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। ये भाषा की कौन सी अवस्था मानी जाती है, सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है जो शैशव अवस्था होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था, देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है इसी अवस्था की होती है। इससे क्या होती है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है ये भी, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए कि सामाजिकरण की जो अवस्था है वो कब से प्रारंभ होती है, तो देखिएगा शैशव अवस्था से सामाजिकरण की बच्चे के अंदर क्या आ जाती हैं, ये क्षमताएं विकसित होने स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि ये इसके प्रति जो है, जैसे समाज में देखा जाए बच्चे को अच्छा महसूस हो रहा है, वो कह रहा है कि जैसे बच्चे से कहते हैं ना इस काम को कर दो, वो कहते हैं वाह शाबाश बहुत अच्छा कितना बढ़िया, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये सामाजिक इफेक्ट होते हैं, ये सामाजिक कारण होते हैं जिनसे बच्चा क्या हो जाता है, इफेक्टेड होता है। और यहाँ पर क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया, इस सामाजिक प्रक्रिया का करने लगता है बच्चा, दिखाने लगता है यहाँ पर, ठीक है, कि मैं समाज की नज़रों में क्या हूँ, अच्छा हूँ, मैं इस काम को करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा अगला यहाँ पर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो वो आता है हमारा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। देखिएगा जो हमारा शैशव अवस्था होता है, इस शैशव अवस्था में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये सीखने की ज़्यादा अच्छी, सीखने की क्या होती है, सबसे अच्छी योग्यता होती है यहाँ पर, और इसी को नींव की अवस्था कहा गया। इसीलिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये शिक्षा प्रारंभ करने का क्या है, सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। कौन सी, शैशव अवस्था। तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम। अब इसके बाद में हमारे जो दूसरा चरण आता है वो आता है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में विकास और अधिगम के क्या चरण हैं, क्या महत्वपूर्ण है इसमें, देखिएगा जो हमारा बाल्यावस्था होती है ये 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है, जो बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है इसकी उम्र क्या आ जाती है, तो ये 6 से 12 वर्ष तक का होता है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। देखिएगा यहाँ पर आता है चिंतन और तर्क, कहता है कि बच्चे को बताइएगा चिंतन और तर्क करना जो बच्चा किस अवस्था में सीख जाता है, तो आंसर आ जाता है हमारा बाल्यावस्था में, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन करता है और यहाँ पर जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक तो आता है हमारा मूर्त चिंतन आ जाता है, एक आ जाता है अमूर्त चिंतन। दोनों प्रकार के चिंतन जो यहाँ पर जो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। देखिएगा मूर्त चिंतन ऐसे होते हैं जो वस्तुओं को देखकर, यानी कि जैसे अगर मैं समोसा दिखाऊं तो समोसे को देखकर वो बताएगा कि ये कैसा है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैसा है, जैसे ये समोसा है और ये कहेगा कि यार ट्रायंगल है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, बच्चा मूर्त वस्तुओं को देखकर वो सीख रहा है। अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका वो कल्पना कर रहा है। जैसे अगर कहा जाए एक्स वाई, ये जो हमारे सिंबल होते हैं, ऐसे सिंबल जो मैं मैथ में हम यूज़ करते हैं और केवल क्या करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, हम अमूर्त कहते हैं। और जो सामने दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा शैशव अवस्था में सीखने की गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है।
परंतु सीखने का क्षेत्र क्या होता है यहाँ पर व्यापक हो जाता है। देखिएगा, अब जो शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीखता है, इतनी तीव्र गति से सीखता है। यदि उसको कोई चीज़ छोटे समय में बता दी जाए तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है। या ये कहें कि जैसे शैशव अवस्था में बच्चा होता है, वो और चाबी उसके सामने कहीं रख दी तो तुम भूल सकते हो पर बच्चा नहीं भूलेगा, बच्चा उसको वहीं से ढूंढ कर निकाल लेगा कहाँ रखी है, क्योंकि शैशव अवस्था में सीखने की क्षमता क्या होती है, तीव्र होती है। अब जब बाल्यावस्था आती है तो उसमें सीखने की क्षमता तो थोड़ी मध्य हो जाती है, परंतु उसका सीखने का क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो सीखने का क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। इसके बाद में आती है देखिए हमारी किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है, यह अवस्था जो चलती है हमारी, ये कितने से चलती है, ये 12 से 18 वर्ष तक की होती है। और यहाँ पर किशोरावस्था में विकास और अधिगम, इनके दोनों का क्या यहाँ पर यूज़ हैं, किस तरह से ये सीखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो देखिएगा, पहले पूछा जाता है कि किशोरावस्था जो होती है ये कब से कब तक चलती है। तो किशोरावस्था जो हमारी स्टार्ट होती है वो 12 वर्ष से और 18 वर्ष तक की उम्र को जो कहते हैं हम किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है। देखिएगा, इसको कठिन अवस्था कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा, हार्मोन चेंजिंग आते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और मानसिक परिवर्तन भी यहाँ पर क्या है, देखने को मिलते हैं। हार्मोन की चेंजिंग के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। देखिएगा, जो किशोर अवस्था होती है, इस किशोर अवस्था को ही आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि आंधी और तूफान की अवस्था जो है किस अवस्था को कहा गया है, तो किशोर अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, उन्हें और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है और किशोरावस्था में जो लड़कियाँ होती हैं, इन लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है। देखिएगा, अगर हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं तो लड़कियों में क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है लड़कियों में संवेगात्मक विकास जो होता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जब किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन एकदम से चेंजिंग आते हैं और शारीरिक परिवर्तन इतना होता है कि लड़की एकदम देखने में क्या हो जाती है, जवान सी लगने लगती हैं कुछ ही दिनों में। और लड़कों में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन तो होते हैं परंतु उनमें लड़कियों की अपेक्षा कुछ कम होते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। देखिएगा, जो बाल्यावस्था होती है हमारी, बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष वाली जो होती है, इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, अपने ग्रुप बना लेते हैं, अपने यार दोस्त बना लेते हैं और उनकी क्या होती है, एक टोली होती है, उसको कहा जाता है गैंग एज। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, इसमें अपने अपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं और इसको कहा जाता है गैंग एज की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और देखिएगा, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। आंधी या तूफान की अवस्था कहते हैं किसको, किशोर अवस्था को। अगले के पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिएगा, बाल विकास, जो बालक है, बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका पर अगर हम बात करते हैं तो परिवार होता है। देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा, जो बालक होता है उस बालक का जो विकास होता है, उस विकास में किसकी प्राथमिक भूमिका होती है और किसकी द्वितीय भूमिका होती है। देखिएगा, परिवार जो होता है हमारा, परिवार यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, स्वयं उसके संपर्क में आ जाता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और जिसके द्वारा किसी दूसरे के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि विद्यालय, तो बच्चा क्या है, विद्यालय स्वयं नहीं जाता है, बच्चे को विद्यालय क्या है, छोड़ना पड़ता है, ये पहुँचाना पड़ता है। जब परिवार कहा जाए, पास पड़ोस कहा जाए, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाल विकास है, बाल विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, तो समाज की होती है। और समाज के संपर्क में क्या होता है, बच्चा स्वयं आता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, परिवार। परिवार देखिएगा, समाज का ही एक अंग होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक भूमिका जो होगी किसकी हो जाएगी, परिवार की हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, यहाँ कराया बालक, जो बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास, भाषा आदि विकास का क्या कहा जाता है, यहाँ पर सभी आ जाते हैं। यानी कि जो हमारा विकास, बाल विकास होता है, इस बाल विकास में अगर पूछा जाए कि कौन से विकास का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हम शारीरिक विकास का भी अध्ययन करते हैं, सामाजिक विकास का भी, मानसिक विकास का भी, संज्ञानात्मक विकास का भी, और किसका, व्यक्तित्व विकास का भी, भाषा विकास का भी। इन सारे विकास का क्या होता है, इसमें अध्ययन करते हैं। ये सारे के सारे विकास क्या हैं, इसी से संबंधित हो जाते हैं। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा, दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा चैप्टर है हमारा यहाँ पर, देखिएगा, बाल विकास
के सिद्धांत। अब देखिएगा बाल विकास के यहाँ पर क्या है सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के यहाँ पर क्या है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन बाल विकास के सिद्धांतों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा यदि आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सीटेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए आपको लगता है कि हाँ ये सब पढ़ने से हमारा जो है 120 प्लस 100% हो सकता है, और आपको फ्री में ही ये कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूब पे, और इसका PDF भी आपको क्या है नोट्स भी आपको यहाँ पर जो है इसका नोट्स भी आपका इसका प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले अगले एग्ज़ामों की भी तैयारी आपको लिए हम यहाँ से फ्री में ही यहाँ पर कराने वाले हैं। देखिएगा आपको यूपी टेट का आने वाला है, यूपी टेट की भी तैयारी आपको हम करवाएंगे यहाँ पर, और सीटेट की तैयारी तो आज करा ही रहे हैं। अब यहाँ से हम ये जो सिलेबस यदि हम करा रहे हैं आपको, तो फ्री में आपको बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। आप इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके PDF को आप सेव करते रहना, और एक कंटिन्यू एक साथ में क्या आप PDF को निकलवा सकते हैं, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ से निकल जाएगा। आप नोट्स बनाना चाहें, आपको पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं अन्यथा की स्थिति में क्या है आप इस PDF को बार बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या है बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और सीटेट में मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 120 प्लस आपके बिल्कुल 100% आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो बाल विकास क्या है, ये निम्नलिखित सिद्धांत हैं। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो पहला देखिएगा आता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत यानी कि कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार होता रहता है। निरंतरता का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में निरंतरता आना, यानी कि लगातार होते रहना, सतत होते रहना, ठीक है, ये इसका सिद्धांत। तो पहला आता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। देखिएगा इसका अर्थ है कि चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इस जो निरंतरता का मतलब क्या होता है, चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और क्या होती है मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है, जो बाल विकास होता है वो क्या हो जाता है, देखिएगा लगातार चलता रहता है, गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक जो है चलता रहता है, ठीक है। ये तो हमारा किसका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारा व्यक्तित्व अंतर या भिन्नताओं का सिद्धांत। देखिएगा व्यक्तित्व अंतर या भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि क्या क्या भिन्नताएं हैं उसका सिद्धांत क्या है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक का विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है या भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र गति से हो रहा होगा और किसी का क्या हो रहा होगा तो उच्च होगा, और किसी का क्या होगा निम्न होगा। यानी कि कोई बच्चा है, किसी के अंदर देखा जाए शारीरिक विकास एकदम से बहुत तेज हो गया है, उसी के साथ क्या दूसरे बच्चे में क्या होता है शारीरिक विकास कम हुआ है। किसी बच्चे में देखा जाए कि बौद्धिक विकास एकदम इतनी तीव्र गति से हुआ है कि उसको सब कुछ आता है, 3rd क्लास में होने के बाद में भी 10th क्लास का कर सकता है, और कुछ में क्या होता है ऐसा होता है कि 10th क्लास में आने के बाद में भी 1st क्लास का नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग बच्चे में विकास जो है अलग अलग होता है। तो यह आ जाता है हमारा व्यक्तित्व भिन्नता का विकास, ठीक है। चलिए देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक अगला जो आता है हमारा वो आता है विकास का क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। देखिएगा क्रम की एक रूपता का सिद्धांत आता है, यानी कि हमने अभी तक 2 सिद्धांत देख लिए। एक तो देख लिया हमने निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा देख लिया हमने व्यक्तिगत भिन्नता या फिर क्या आता है भिन्नता का सिद्धांत। अब तीसरा जो हमारा सिद्धांत आता है विकास का वो आता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अब देखिएगा इसके अनुसार क्या होता है, जो विकास है वो अपना एक क्रम में यानी कि एक पैटर्न में होता है। जो विकास का क्रमिक का सिद्धांत है वो क्या है, एक पैटर्न में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, जो बदलता नहीं या बदला नहीं जा सकता है, और सभी बालकों का विकास क्या होता है इसी क्रम में होता है। तो देखिएगा विकास का क्या है, एक तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है जो कि अलग अलग बालक में क्या होता है अलग अलग होता है। एक होता है हमारा क्रमिक सिद्धांत। देखिएगा क्रमिक सिद्धांत क्या है, हर बच्चे में वही पैटर्न क्या होगा फॉलो होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रति एक बालक पहले रोना, ध्वनि उत्पन्न करना या फिर वाक्यांश बोलना, फिर पूरे वाक्यांश को बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा क्या होता है पहली ही अवस्था में पूरा वाक्यांश नहीं बोल सकता है। तो ये क्या है हमारा एक विकास का एक क्रम हुआ, यानी कि हर बच्चा क्या होगा पहले जन्मेगा, तो जन्म के बाद में क्या करेगा वो रोना सीखेगा, रोने के बाद में फिर धीरे धीरे तुतला के बोलेगा, फिर शब्द सीखेगा छोटे छोटे शब्द, फिर उसके बाद में क्या होगा जब पूरे बड़े बड़े वाक्यांश बोलना सीखेगा। तो ये क्या है एक इसका क्रमिक सिद्धांत हो जाए उसका। चलिएगा अगले की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा जो हमारा विकास आता है वो विकास आता है, देखिए विकास की गति की भिन्न की दर। जो विकास के दर होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न दर होती है, अलग अलग विकास की दर होती है। जैसे इसका अर्थ क्या है, विकास की भिन्नताओं की अवस्था
अब विकास की भिन्नताओं की अवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा अलग अलग अवस्था में क्या होता है, गति, जो विकास की गति होती है वो भी बदलती रहती है। ठीक है, अलग अलग अवस्था में विकास की गति क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे अगर हम देखें जो शैशव अवस्था होती है, इस शैशव अवस्था में गति क्या होती है, पीक पर होती है, बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें वहीं जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था होता है या पूर्व बाल्यावस्था होता है, तो उनमें क्या होता है, विकास का परिवर्तन, विकास क्या होता है, कुछ गति धीमी हो जाती है। यानी कि शैशव अवस्था में तो बहुत तेज गति से विकास हो रहा था, और जैसे ही बाल्यावस्था में आता है तो उसमें विकास का अवस्था क्या हो जाती है, कुछ धीमी हो जाती है। और फिर किशोर अवस्था में अगर देखा जाए तो फिर से तीव्र हो जाती है। तो विकास क्या है, ये अलग अलग स्तर पर क्या होता है, अलग अलग दर से होता रहता है। ठीक है, तो विकास का क्या है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग गति से होता है। अगर पांचवें की बात करते हैं तो देखिएगा विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जो विकास है हमारा, विकास किधर से चलता है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक, पहले सामान्य का मतलब क्या है, देखिएगा इसका अर्थ यह है कि बालक शुरू में ही क्या होता है, किसी भी क्रिया के लिए सामान्य रूप से सीखता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो विशिष्ट कार्य सीखता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे बालक है, बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए क्या करता है, तो दोनों हाथों का सहारा लेता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वह केवल एक उंगली या एक अंगूठे की मदद से क्या कर सकता है, बारीक से पेपर, जैसे पेपर होता है, उसको भी उठाना सीख जाता है। ये क्या होता है हमारा ये होता है हमारा विकास जो सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि पहले हमने क्या करा, पहले हमने दोनों हाथों से किसी कार्य को कर रहे थे, जैसे मानो पेन, जैसे क्या है, हम दोनों हाथों से किसी बोतल को उठा रहे थे। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आएंगे, और हम क्या करेंगे, उसको एक अंगूठा और एक उंगली से पकड़कर उठा सकते हैं। या कहा जाए कि एक बारीक से बारीक पेपर को भी क्या है, हम एक उंगली और अंगूठे से उठा सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो पैटर्न विकास को फॉलो करता है, वो करता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये क्या विकास का हो जाएगा, पांचवा अवस्था यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा अगले की बात करते हैं। देखिएगा छठे की बात करते हैं, कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार क्या होता है, सभी प्रकार के विकास, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, तो वो सारे के सारे विकास क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ में क्या है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा होगा, चाहे वो धीमी गति से हो या तीव्र गति से हो। ठीक है, तो ये सारे विकास क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला आता है हमारा सातवां विकास, और कहता है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत है यहाँ पर देखिएगा, इसके अनुसार क्या होता है, बालक पहले संपूर्ण अंगों का और फिर क्या करते हैं, अंगों की जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बालक है, एक एकीकरण का सिद्धांत क्या दिखाता है हमें, एकीकरण का सिद्धांत ये दिखाता है कि पहले तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण अंगों का, देखिएगा जो संपूर्ण अंग है, जैसे अगर हम बात करते हैं हाथ, तो पहले हम पूरे हाथ का प्रयोग करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ेंगे हम, तो उसमें सीखेंगे, तो क्या करते हैं, हम उंगलियों से उस काम को कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखने की बात करें तो छोटा बच्चा होता है, पूरी मुट्ठी में पेन बंद करेगा और अरे किट्टम काट करेगा, इस तरह से किट्टम काट करने स्टार्ट कर देगा। जबकि वहीं पर अगर कोई बड़ा बच्चा हो जाएगा वो, तो क्या करेगा, एक फिंगर लेगा और एक क्या लेगा, हमारा अंगूठा लेगा, इस तरह से क्या पकड़ कर उसको आराम से लिख सकता है। तो ये क्या हमारे यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है। ठीक, इसके उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उसके बाद में उंगलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों की मदद से क्या करता है, वो उसको चलाना सीख जाता है। यहाँ पर एक साथ क्या हो जाता है, चलाना सीख जाता है। जैसे पहले क्या करेगा बच्चा, पूरे हाथ को उठाएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या है, वो हाथ को केवल हाथ से उठा सकता है, फिर उंगलियों को चलाना सीख जाएगा। तो ये क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर विकास का, ये इसका एक क्रम आ जाता है। चलिएगा अगले की तरफ चलते हैं। अगला आता है हमारा विकास का, देखिएगा आठवें में कहा जा रहा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत है हमारा आठवां। तो आठवें, इसके अनुसार क्या होता है, विकास एक दिशा में चलता है। विकास क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल और केवल क्या होता है, एक ही दिशा में चलेगा। विकास ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल हो, यानी कि अगर इधर चल रहा है तो विकास इधर ही चलेगा, इधर नहीं होगा। जैसे इसके दो भाग हो सकते हैं, एक तो क्या होता है हमारा, देखिएगा मस्तक, यानी कि एक को तो कहते हैं हम सिफेलो कोडल, और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। यानी कि एक तो होता है हमारा मस्तानुमुखी मतलब सिर की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में दिया गया है, इसको समझते हैं, आइएगा चलिएगा यहाँ पर समझते देखिएगा।
इसका मतलब क्या है, इसमें है अर्थात विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिफेलो कहा जाता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा क्या होता है, गर्दन को संभालना सीखता है, फिर इसके बाद में क्या होता है, घुटनों के बल चलना और खड़ा होना संभलना ये सीख जाता है। फिर क्या होता है, बिना सहारे लिए क्या हो जाता है, बच्चा चलने लगता है। तो पहले जो बच्चा का जो विकास होगा, उस बच्चे में जो पहला विकास आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्तादुनुमुखी आ जाएगा। ठीक है, मस्तादुनुमुखी आ जाएगा, यानी कि मस्तिष्क का विकास पहले होगा, सिर का विकास बच्चे का, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके सारे शरीर का विकास होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, देखिएगा, निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम क्या है इसमें, यहाँ पर पहले जो है समीपस्थ दूर का नियम आता है, इसे सिद्धांत को कहते हैं। इसके अनुसार जो रीढ़ की हड्डी के आसपास के अंग हैं उनमें क्या होता है, पहले विकास होता है, और दूर के जो अंग होते हैं उनमें क्या होता है, बाद में विकास होता है। जैसे पहले कंधे का, फिर हाथ के, और फिर उसके बाद में क्या आता है, उंगली का विकास होता है। यानी कि पहले बच्चा जो करेगा, तो चलाना जो स्टार्ट करेगा, यदि हम कहीं बात करें तो देखिएगा, पहले बच्चा क्या करेगा, वो कंधे का विकास होगा उसका। उसके बाद में कंधे के बाद में जो रीढ़ की हड्डी के बाद पास में क्या आता है, कंधा आता है। तो कंधे में परिवर्तन आएगा, कंधा विकास होगा कंधे का। फिर उसके बाद में क्या आएगा, उसकी देखिएगा बाहू जो होती है उसके हाथों में आएगा, बाहू में आएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, उंगलियों में आएगा। ठीक है, तो विकास सबसे बाद में कहाँ आएगा, उंगली में आएगा। यानी कि सेंटर जो होता है हमारा, वो होती है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी सेंटर से जो विकास है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे जो विकास होगा वो क्या हो जाएगा, समीपस्थ दूर हो जाएगा, सॉरी निकट तो दूर हो जाएगा। ठीक है, या समीप से क्या हो जाएगा, दूर की तरफ चलता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये विकास का क्रम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास का जो क्रम है कौन कौन से आते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन, अगले की बात करते हैं। तो विकास का देखिएगा, नमा है, कह रहा है विकास की जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार क्या है, देखिएगा, बालक की वृद्धि और जो विकास है इसकी गति को ध्यान में रखकर उसके अंगों या उसके आगे बढ़ने और दिशा स्वरूप के बारे में क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास के बारे में क्या है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, उसके स्वरूप को देखकर उसके स्वरूप के और भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 10वां आता है, और 10वां है विकास और विकास। देखिएगा, वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो ये विकास का 10वां सिद्धांत है। और यहाँ पर जो विकास के बारे में बताया गया है, तो ये कह रहा है, देखिएगा, जो वृद्धि है और जो हमारा विकास है, वृद्धि और विकास ये दोनों के दोनों क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का क्या है, अंतः क्रिया का परिणाम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वृद्धि और विकास है वो किसके परिणाम है। तो कभी तो कह देता है वंशानुक्रम और वातावरण के योग के होते हैं, कभी कह देता है इनके गुणा के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनके परिणाम होते हैं, और कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों गुणात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गुणात्मक बन जाएगा। अर्थात देखिएगा, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो बालक है, इस बालक का विकास कैसे होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है। तो देखिएगा, जो बच्चा है उसका, बच्चा का जो विकास हुआ है वो उसके वातावरण पर और उसके जो जीन्स होते हैं माता पिता से जो मिले हैं उस पर क्या करता है, बच्चा का पूरा विकास जो है निर्भर करता है। इन सिद्धांतों का शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या महत्व है इनका, यहाँ से देखिए को क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करा देती है तथा उसके अच्छे विकास के लिए क्या होती हैं, उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ से। अगला है, देखिएगा, शिक्षार्थियों के सीखने का क्या तरीका है, यह जानने के लिए शिक्षक को सहायता मिलती है। यानी कि बच्चे को सीखने का क्या स्तर हो सकता है, बच्चा कैसे सीख सकता है, उसको सिखाने के लिए बच्चे को यहाँ पर शिक्षक को क्या मिल सकती है, इससे सहायता मिलती है। अगला है, शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चे के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या है, उचित जो इन्वायरमेंट है उसको उपलब्ध करा सकता है एक शिक्षक। कैसे करा सकता है, जब विकास के इन सिद्धांतों को पढ़ा होगा बच्चे का तो वो आराम से यहाँ से करा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली ही यहाँ पर क्लास देखने को मिलेंगी सीटेट रिलेटेड, जो कि आपको पूरा कंप्लीट सीटेट का यहाँ पर आपको क्या है
थ्योरी कराया जाएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है टारगेट विद संजीव। और इसका जो लिंक है आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री में इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको यहाँ पर जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, और इसका वन लाइनर फॉर्म में भी आपको 500 प्लस सीडीपी के क्वेश्चन, और जो उसका ईवीएस और साइंस है उसका भी आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।